नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बात बुलडोजर की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संजय सेठ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप है। साहब की शालीमार बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, दो दो फ्लोर उसके इनलीगल बने हुए हैं। क्या कभी बुलडोजर चला? अकबर नगर एक कॉलोनी थी। पूरी पूरी कॉलोनी दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में बुलडोजर चला दिया गए। और जिन्होंने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, एलडी के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी थे। सहारा शहर के बराबर में सृजन बिहार कॉलोनी है, पूरी इनलीगल बनी हुई है। मैंने आरटीआई में पूछा, जवाब तक नहीं दिया। एलडीए ने, सूचना आयोग ने 25,000 का जुर्माना लगाया। इन अमीरों के घर पे बुलडोजर नहीं जाता, संजय सेठ की इनलीगल बिल्डिंग पे नहीं जाता, लेकिन अगर मुसलमान कहीं देखते हैं तो वह बुलडोजर जरूर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो गवई साहब, इंतजार किसका? जो लोग बुलडोजर के लिए नियम कायदे ताक पर रख रहे हैं, ऐसे डीएम और एसपी को जेल भेज दीजिए। कुछ दिन जेल में रहेंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। और मैंने दावा किया कि लखनऊ में 10 बिल्डिंग भी ऐसी नहीं होंगी जो नक्शे के अनुकूल बनी हो। चैलेंज कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री का घर और दफ्तर भी नक्शे के पूरी तरह अनुकूल नहीं बना हुआ है। तो बुलडोजर क्या कुछ खास लोगों के लिए? मैंने बात करी अवैध दुबे जी से, पूछा कि बिहार में आकर बीजेपी डर क्यों गई रही है, अभी से उसको लाइन में लगी बुरके वाली महिलाओं की याद क्यों आई, और क्या चुनाव आयोग वाकई में बीजेपी की बी टीम बन गया है? रोचक बातचीत है। 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और फिर पूरे देश में फैल गया। जहां कहीं भी कोई विवाद हुआ, और अगर आरोपी एक समुदाय का हुआ, खास समुदाय का हुआ, मुसलमान हुआ सीधे सीधे शब्दों में, तो बुलडोजर उसकी प्रॉपर्टी पे चला दो। गलती बेटे ने करी, मकान बाप का नाम है, लेकिन मकान ढा दो। चीफ जस्टिस गवई साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जज, जल्लाद और ज्यूरी नहीं हो सकती। बुलडोजर का इस्तेमाल संविधान की अनुच्छेद 21 की हत्या है एक तरह से। बरेली में आइलम मोहम्मद को लेके मामूली सा विवाद हुआ, खत्म हो जाता, उस दिन दोनों पक्ष बैठ गए थे। लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पे घंटों घंटों चर्चाएं कराई जा रही हैं। बरेली के विवाद को तूल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अयोध्या में जो हारे हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा नहीं हो पा रहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रही है, अखर रही है कि जातियां इतनी मजबूत होती जा रही हैं। लोगों को समझ आ रहा है, जातियों को समझ आ रहा है, उनके संग खेला हो गया, तो अब हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा कराया जाए। बरेली इसका जीता जागता उदाहरण है कि बेवजह की बातें वहां खड़ी की जा रही हैं। जस्टिस गवई की ये टिप्पणी आप कितनी महत्वपूर्ण समझते हैं? पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं करता, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि इस तरह बुलडोजर नहीं चलेगा बिना पूरा पर्याप्त समय दिए? दसियों ऐसी घटनाएं आ रही हैं जब बुलडोजर अभी भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं करता, किसी डीएम और एसपी को जेल भेज दे? मुझे लगता है कि अगर इस तरह कानून का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन अफसर कर रहे हैं, जिस दिन कोई डीएम एसपी 2-4 महीने के लिए जेल गया, पूरे देश में यह परंपरा एकदम बंद हो जाएगी कि कोई भी घटना हुई, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, इसको जाने बिना सीधा बुलडोजर चला दो। गवई साहब की दृष्टि, ये जो टिप्पणी है, ये आज के संदर्भ में आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बुलडोज़र तो उसकी संपत्ति पे भी नहीं चलना चाहिए, जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया है। अदालत कभी ये आदेश थोड़ा देती है कि आप किसी अपराधी की संपत्ति पर, किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दें, उसको ज़मीन से मिला दें। बुलडोज़र तो केवल अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जाता है, जो गैरकानूनी कब्ज़े हैं, वहाँ पे चलाया जाता है, उसके लिए भी अदालत का आदेश होना चाहिए, तब चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र को उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि न्यायमूर्ति गवई ने खुद कहा है कि वो जज भी है और जूरी भी है और जल्लाद भी है। ये सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कभी भी बुलडोज़र की जो नीति है, उसका समर्थन नहीं किया। बुलडोज़र की विकृति जो है ना, उसका समर्थन नहीं किया। वो लगातार उसकी आलोचना करता रहा है, उसके खिलाफ उसने आदेश पारित किए हैं। अब यहाँ समस्या थोड़ी दूसरी है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। मैं वहीं से उठाता हूँ अपनी बात को। समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद और जस्टिस गवई के इस कथन के बावजूद, इस कड़ी टिप्पणी के बावजूद, ना अभी तक बुलडोज़र रुका है और मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे रुकेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के निज़ाम में जो कार्यपालिका है, चुनी हुई सरकार है, और जो उसके साथ काम करने वाले अफसरशाही है, उनको
उन्हें लगता है कि वही सर्वोच्च है। अदालत को जो कहना वो कहता रहे, अदालत के वक्तव्य का कोई वो खंडन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे। अब जैसे को अदालत ने कहा कि बुलडोजर मत चलाइए, उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो अब फिर से सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज के लोग जिसके घर के बुलडोजर चला है वो और समाज के लोग फिर से देखिए, देखिए साहब आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट फिर गुस्से में कहेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ी टिप्पणी कर देगा और ज़्यादा कड़ी टिप्पणी कर देगा और ज़्यादा कड़ा आदेश निकाल देगा। लेकिन वो कुछ नहीं, सरकार की कान पे जू नहीं रेंगेगी, वो फिर से बुलडोजर चला देगी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? स्थिति से निपटने का वही तरीका है जो आपने बताया, लेकिन आपने भी थोड़ा-सा ऐसा सुझाव दिया है जो थोड़ा-सा नीचे पायदान का है। मैं इसको और ऊँचे पायदान पे ले जाना चाहता हूँ, उसी सुझाव को। ये मसला डीएम और एसपी का नहीं है। डीएम और एसपी अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चलाते। डीएम और एसपी को बुलडोजर चलाने के लिए ऊपर से आदेश मिलते हैं और डीएम एसपी को पता है कि ऊपर के आदेश का जितना वो उत्साहपूर्वक पालन करेंगे, ये जानते हुए भी कि ये आदेश गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उतना ही जो सरकार है, सरकार की निगाह में वो ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे, उन्हें और ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर सरकार 1 के ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश देती है, वो 2 के ऊपर, 5 के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। तो असली बात यह है कि जो राजनीतिक नेता हैं, मेरा बिल्कुल साफ बिना किसी हिचक के मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो बड़े-बड़े मंत्री हैं, इन सब लोगों को पकड़कर अदालत में बुलाया जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम नाप देंगे। आपको भेज दिया जाएगा जेल यहां से सीधा। इसलिए आप इधर-उधर की बातें बंद कीजिए और बताइए कि हमारे आदेश के बावजूद आप वहां बुलडोजर कैसे चल रहे हैं ये बताइए आप। जब वो ये करेंगे तब जाके बुलडोजर बंद हो सकता है। हालत ये है कि बुलडोजर तो बहुत बड़ी चीज है। कहीं से उत्तर प्रदेश में जो आपत्तिजनक होर्डिंग लगे होते हैं, उन होर्डिंगों को हटाने के सरकार के अदालती आदेश को भी ये लोग नहीं मानते। अदालत ने आदेश दिया कि ये आपत्तिजनक भाषा वाले और आपत्तिजनक तस्वीरों वाले होर्डिंग हटाए जाएं, तो ठीक है, होर्डिंग वाले 50 लगे हैं तो उन्होंने अदालत का आदेश का पालन करते हुए 5 होर्डिंग हटा लिए। 45 होर्डिंग वैसे के वैसे ही लगे रहे। अब अदालत पूछेगी आपने होर्डिंग नहीं हटाई, हमने सब हटा लिए 5 होर्डिंग। अब जज साहब खुद थोड़ा गिनने के लिए जाएंगे वहां पे, अब फिर वहां पे झंझट हो अदालत में। तो आज अदालत कितने बार कोई अदालत जाएगा, कितने बार ये अदालत के अंदर ये संघर्ष किया जाएगा? ये तभी होगा जबकि एक ऐसी सजा दी जाए जिससे कि इबरत हासिल हो, यानी इससे सबक हासिल हो, वो नजीर बन जाए कि अदालत का आदेश अगर नहीं माना जाएगा तो अदालत आपको इस तरह टांग देगी कि आपका राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा, सजा हो जाएगी, आप चुनाव लड़ने काबिल नहीं रहेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। ये बहुत ही निर्लज और थितड़ किस्म की सरकार है। सही बात। मैं अभय जी एक 2 मिनट का किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। राजधानी लखनऊ का, योगी आदित्यनाथ के घर से 2 किलोमीटर की दूरी का एक सहारा शहर है, इसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि अडानी साहब ने खरीदने जा रहे हैं वो। उसके बराबर में सृजन विहार कॉलोनी है। उस कॉलोनी में लगभग जितने घर हैं वो सब करोड़पतियों के हैं, अरबपतियों के घर हैं, और वो पूरी कॉलोनी इनलीगल है कि पूरी कॉलोनी का नक्शा पास नहीं है। एलडीए में लखनऊ विकास प्राधिकरण में वीसी साहब होते थे। एक अकबर नगर गरीबों की और खासतौर से मुसलमानों की बस्ती थी, वहां सौंदर्यीकरण होना था, कोई रिवर फ्रंट बनना था, पूरी बस्ती जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में बुलडोजर चलवा दिया। इनकम टैक्स ने पाया कि उसी सृजन विहार कॉलोनी में उन वीसी साहब का सास का घर है, और इनकम टैक्स ने पाया कि ये करोड़ों रुपए की जो कोठी है ये इनलीगल पैसे की है, सास का नाम है, दामाद जी एलडीए के वीसी के पैसे लगे हुए हैं, और इनकम टैक्स ने उस कोठी को सील कर दिया। सीआईएस का इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद योगी सरकार को उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। कोठी सील नहीं, कहीं से वो हाईकोर्ट से सिंगल बेंच का स्टे लेके आए, लेकिन प्रूफ तो था ही था कि कोठी में सास के नाम पैसे कैसे आ गए। उत्तर प्रदेश में बड़े आईएएस अफसर हैं जिनकी सास ससुर के नाम पे भी संपत्ति आ जाती है, लेकिन पूरी कॉलोनी इनलीगल। फिर मैंने आरटीआई में जवाब मांगा कि इस कॉलोनी में नक्शा पास है या नहीं है। 3-4 बड़े प्रबुद्ध किस्म के लोग आए, मुझ पर तरह तरह की सिफारिश करी कि इस मामले को मत उठाइए, और मेरे पास लिखकर कोई जवाब नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले सूचना आयुक्त ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया एलडीए को कि मुझे सृजन विहार कॉलोनी की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही, नक्शा पास है या नहीं पास है। और वो एलडीए के वीसी अब इटावा के डीएम है, नाम है इंद्रमणि त्रिपाठी। दूसरा उदाहरण सुनिए आप, और आपको हंसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है संजय सेठ जी, लखनऊ में शालीमार बिल्डर, बड़ा जाना माना नाम है।
संजय सेठ की जो शालीमार कंपनी थी, पहले जो समाजवादी पार्टी के साथ थे ये लोग, उसपे सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जाने के आरोप हैं। जांचें चली, ठंडे बस्ते में हो गई क्योंकि बीजेपी के एमपी हो गए। जेपीएनआई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी 600-700 करोड़ की, जैसी सरकार बदली, योगी जी आए, उसकी जांच के आदेश हो गए। डर के मारे संजय सेठ बीजेपी में आ गए, एमपी बन गए, बिल्डिंग खंडेर हो गई। मैं 1000 करोड़ की बिल्डिंग की कीमत कौन गई, खंडेर हो रही थी। मैंने कोर्ट में जाकर पीआईएल करी कि 1000 करोड़ तो जनता का पैसा है, ये क्यों बात हो रही है। चीफ जस्टिस की बेंच थी, नोटिस जारी हुए सरकार के, अब उसका काम हम शुरू हो रहा है, खुल रहा है। उन्हीं संजय सेठ की कंपनी शालीमार के लखनऊ में कम से कम 3-4 सोसाइटी ऐसी बनी है जिनके पूरे ऊपर 2 फ्लोर इलीगल हैं। एलडी ने मुझे भी लिख के दिया कि इलीगल फ्लोर है, उन पे बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन कोई मुसलमान है, दोषी है या नहीं है, कोई गरीब है, कोई पिछड़ा है, उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। तो ये, और मैं अभय जी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर दावा कर रहा हूं, शायद लखनऊ की 10 बिल्डिंग भी ऐसी नहीं है जो नियम के तहत बनी हो, जिनके नक्शे पूर्णता पास हो। 10 मैं कह रहा हूं, हजारों लाखों बिल्डिंग में से। और मैं दावा कर रहा हूं उस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ, चैलेंज कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का घर भी और दफ्तर भी एलडीए के नक्शे के हिसाब से नहीं बना है। तो क्या मुख्यमंत्री के घर पे भी बुलडोजर चल जाएगा? मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और आप जो कह रहे हैं ये बात मैं कुछ और लोगों से भी सुन चुका कि लखनऊ में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो पूरी तरीके से कानून के मुताबिक और न्यायोचित ठहराई जा सके। अच्छा, ये स्थिति है। अब आता सवाल ये है कि बुलडोजर चलाने के लिए कौन सी इमारत चुनी जाती है, वो किसकी इमारत होती है, कौन होता है उसका मालिक। मेरा मानना है कि उस सूची में सबसे पहला नाम तो मुसलमानों का है। देखो ठीक बात। उसके बाद दूसरा नाम किसी ओबीसी का हो सकता है, तीसरा नाम किसी दलित का हो सकता है, लेकिन पहला नाम मुसलमानों का है, दूसरा नाम भी मुसलमान का है, तीसरा नाम भी मुसलमान का है, चौथा नाम भी मुसलमान का है, 10 तक मुसलमानों के ही नाम है, 11वें पे किसी और का नाम होता है। तो ये जो स्थिति है कि आपने ये जो बुलडोजर न्याय है, ये बुलडोजर न्याय मुसलमानों के खिलाफ, दरअसल मुसलमानों का मनोबल तोड़ देना चाहते हैं। उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप मक्खी और मच्छर की तरह हैं, भुनगे की तरह हैं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम आपको पीस देंगे, बुलडोजर के नीचे कुचल देंगे। और एक मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है तो संदेश दूर दूर तक जाता है। वो संदेश केवल लखनऊ के भीतर ही नहीं रहता, वो लखनऊ से बाहर निकलता है, पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता है, मीडिया के जरिए सारे देश में फैलता है। दिल्ली के मुसलमान भी उससे प्रभावित होते हैं, बिहार के मुसलमान भी उससे प्रभावित होते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश जो किसी जमाने में बड़ा उदार किस्म का राज्य माना जाता था, उसकी धरती से एक इस तरह का कट्टरतापूर्ण, अमानवीय और क्रूर संदेश निकल रहा है और सारे देश में फैल रहा है। हमारे लोकतंत्र के ऊपर ये एक बहुत बड़ा दाग है। और जो लोकतंत्र के खंबे हैं, जिसमें न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण खंबा है, न्यायपालिका अभी तक इसको रोक नहीं पाई है। बावजूद इसके एक न्यायपालिका मानती है कि ये गलत हो रहा है, न्यायपालिका संदेश देती है, न्यायपालिका आदेश देती है, न्यायपालिका फैसले देती है, उसके बावजूद भी उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए ये काम लगातार जारी है। और राजनीतिक दल तो इतने प्रभावित हैं इस बुलडोजर न्याय से कि जो भाजपा के विरोधी हैं उन्होंने भी कई जगह इसको अपनाया है। हाँ, बाद में आलोचना वगैरह हुई तो बंद हो गया, लेकिन मुख्य तौर पर सबको लगा, सबकी आंखें चमक गई, सब मुख्यमंत्रियों की, हम भी बुलडोजर लेके चढ़ बैठेंगे जी अपने दुश्मन के ऊपर। अखिलेश यादव ने तो कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि तुम मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी दफ्तर पे कर रहे हो, अगर कल को हमारी सरकार आ गई तो बीजेपी के सब दफ्तरों पे हम फिर फीता कार्ड नाप के फिर बुलडोजर चलाएंगे। अब राजनीति बुलडोजर। मेरा कहना है कि अखिलेश जी ने तो विपक्ष के नेता के तौर पर तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। मैं नहीं मानता हूं कि वो बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि तुम ऐसा कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी अपनी बहसों में कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस डंडे से लोगों को पीट रही है, एक दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को उसी डंडे से पीटा जाएगा। क्योंकि आपने तरीका बता दिया ना, ऐसे होता है, अपने विपक्षियों का दमन इस तरीके से किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर बुलडोजर चलता है तो वो भी गलत होगा, और ये बात सही है, उसकी जांच होनी चाहिए कि भाजपा ने कोई गैरकानूनी रूप से जमीन कब्जा नहीं कर रखा है, उन्होंने जो मकान बनाया है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, फिर उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। पूरी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद में उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, ताकि ये एक वो बन जाए, एक उदाहरण बन जाए कि भाई
जो जमीनों का अतिक्रमण करता है उसके खिलाफ कानून है और कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, न कि सत्ता के दम पर, दाब धौंस के दम पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये बुलडोजर न्याय जो है, जिसको मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र में इस विकृति को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इंजेक्ट किया है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इतिहास के साथ में ये हमेशा हमेशा के लिए बात जुड़ जाएगी। उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। और ऐसे भी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो इस बात से बड़े प्रभावित रहते हैं कि बाबा बड़ा धाकड़ है। बाबा बहुत आपको मिलेंगे इस तरह की बात करते हुए लोग। कोई जरूरी नहीं है कि वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के स्वयंसेवक हों या भाजपा के वो हों। बाबा बड़ा धाकड़ है, वो तो बुलडोजर चला देता है, बाबा डंडा चलाता है, बाबा बड़ा डंडेबाज है। इस प्रकार की बातें करते हुए बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो तथाकथित लोकप्रिय ओपिनियन है, इसका तिरस्कार करते हुए, इसके ऊपर कान न देते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हों। इसी के साथ साथ में दूसरी जगहों पर जहां पर वास्तव में अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है, जहां गैरकानूनी तरीके से बड़े बड़े बिल्डरों ने सरकारी रंग रुतबे का फायदा उठाते हुए, नेताओं से अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए जो तमाम सारी जमीनें, तमाम सारी बिल्डिंगें तामीर कर दी हैं, उनको कैसे कानून के तहत लाया जाए, इसकी भी नियमावली बननी चाहिए, इसके भी प्रोटोकॉल बनने चाहिए। तब कहीं जाकर कानून का राज स्थापित होगा। लोकतंत्र में सरकार का काम होता है कानून का राज स्थापित करना, और अगर कानून का राज स्थापित नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो लोकतंत्र अधूरा है। भारत का लोकतंत्र न केवल अधूरा है, बल्कि एक चौथाई भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, अधूरा का मतलब कह रहे हैं कि आधा लोकतंत्र है, ये एक चौथाई भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे मुकामों पे ये सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र है। तो भारत के लोकतंत्र, ये बड़ी चुनौती है कि भारत के लोकतंत्र को नाम मात्र के लोकतंत्र की सीमा से निकालकर कम से कम पूरे लोकतंत्र बनने की तरफ तो बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। और अब बिहार की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग की टीम गई बिहार में। बीजेपी ने सबसे पहले वही पुराना राग आलापा कि जो बुर्का पहनने आ रही हैं महिलाएं, उनका सत्यापन कर रही है। अपना संजय शर्मा बंगलौर में भी वोट डाल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी डाल रहे हैं, हरियाणा में भी डाल रहे हैं, बनारस में भी डाल रहे हैं। ऐसे लाखों लोग एक एक घर में 4,000 वोटर बन जा रहे हैं। वन रूम के सेट में 250-250 वोटर एक कमरे में बन जा रहे हैं। उनकी चिंता नहीं है। लाइन में लगी हुई बुर्का वाली महिलाओं का सत्यापन कर लीजिए। बीजेपी का रटा रटाया डायलॉग। बिहार में क्या हताश है, बिहार में परेशान है बीजेपी के, ये सुर बिहार में नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, बिहार में तो मैं समझता हूं कि एनडीए ने, जब बिहार चुनाव की सुबुखाट शुरू हुई तो एनडीए, मैं मानता हूं, इंडिया गठबंधन से होड़ में आगे था। और इस बात को संजय कुमार ने भी अपनी एक टिप्पणी में कहा था, और अपने सर्वे वगैरह में भी आया था कि उनका सामाजिक गठजोड़ ज्यादा मजबूत दिख रहा है, ज्यादा शक्तिशाली है, और वो निकल जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीतिक घटनाक्रम जब आगे बढ़ा तो परिस्थिति बदलनी शुरू हुई। खासतौर से मैं समझता हूं इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी की जो जोड़ी है, उसका बड़ा भारी योगदान है, जिसने वहां पे माहौल बदल दिया है पूरी तरीके से। राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा की, उसके बाद में फिर बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाली, और जो परिस्थितियां बनी उसमें लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अधिक एकताबद्ध है। उसके पास उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य है, निशाना साफ है उसकी निगाह में कि क्या उसे करना है। और जो एनडीए है, एनडीए के अंदर नेतृत्व का बड़ा भारी अभाव है। प्रशांत किशोर ने इस प्रकार के तमाम आरोप लगाए हैं, जिससे एनडीए के नेताओं की, नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी साख जो है डावाडोल है, और जनता की निगाह में उनकी साख पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। तो इस वक्त लड़ाई में जो एनडीए को लाभ था, बढ़त थी, वो लाभ समाप्त हो गया। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है कि वो लाभ समाप्त हो गया है। असली भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, उसकी जो बेचैनी है, उसका कारण ये है। ये लग रहा है कांग्रेस ने तो कह दिया कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होके रह गया है। अभय जी, क्या लगता है आपको कि देश के जनमानस में, आम आदमी के मन में भी ये बात धर गई है कि जो निर्वाचन आयोग है ये वाकई में बीजेपी की बी टीम है? इससे कोई उम्मीद नहीं है हमें। भाई देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब के चैनल्स हैं, फेसबुक के ऊपर लोग पोस्ट करते हैं, अगर आप इन सब पे निगाह डालें, और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं लोग और अपनी टीका टिप्पणियां करते हैं, साधारण लोग हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह नहीं है, तो आप पाएंगे कि वो इस विषय के ऊपर सोच रहे हैं। जो विपक्ष ने मुहिम चलाई, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मुहिम चली, उसने कम से कम इतना काम तो कर ही दिया है कि लोगों के दिमाग में ये बात दर्ज हो गई है
ये नारा रजिस्टर हो गया है लोगों के दिमाग में कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बच्चा भी इस बात को कह रहा है, छात्र भी इस बात को कह रहा है, और पकी उम्र का भारतीय जो है ना, वो भी इस बात को कह रहा है। तो ये चीज शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी शिखर पे पहुंची है, लेकिन ये शुरुआत है कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वो केवल आगे ही बढ़ सकती है, पीछे नहीं जाएगी एंटी इनकम्बेंसी। और अगर जरा सी भी आगे बढ़ गई और 50%, 60% को उसने पार कर लिया, फिगर को पार कर लिया, तब फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होना बिल्कुल सुनिश्चित है। हाँ, बिहार की स्थिति तो ज़्यादा नाजुक होती चली जा रही है, और ये जो बिहार में अलग-अलग मोर्चे बन रहे हैं, जो बगावत दिखाई दे रही है कि मतलब इस समय नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक भी अगर टाटा बाय-बाय करने लगे, इसका मतलब ये है कि डूबते हुए जहाज से चूहे पहले कूदते हैं, जो कहावत है, बिहार में मुझे लग रहा है नीतीश की पार्टी में अब ये मैसेज जा रहा है कि भैया अब जहाज डूब रहा है। देखिए, बहुत से लोगों ने कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है, खासतौर से एक एक विधायक हैं बिंद, उनके बिंद समाज के विधायक हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है भाजपा छोड़कर, और उनके साथ और भी कुछ लोग गए हैं, कार्यकर्ता स्तर के लोग गए हैं। ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि इस बार एनडीए का सत्ता में लौटना मुश्किल है, ये सबको दिखा। प्रशांत किशोर भी इस बात को समझ गए हैं, उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना तकरीबन बंद कर दिया है, वो उनकी आलोचना नहीं करते। मौका देख के वो कहीं पे आरोप न लग जाए, इसको ध्यान रखते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी करते रहते हैं, और वो पूरी उनकी कोशिश है किसी तरीके से महागठबंधन के साथ में उनका एक अघोषित सा एक समझदारी बन जाए दोनों के बीच में, कम से कम सारी सीटों पर न बने तो कुछ सीटों पर बन ही जाए। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है, उसके बाद लगता है कि सब लोगों में मतैक्य स्थापित हो गया है कि अब ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार वापस नहीं लौटेगी। नीतीश कुमार तो वापस सरकार लौट आया तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, सरकार ही नहीं लौटेगी, तो उनके किसी के मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज तो धीरे धीरे बिहार में बनती जा रही है, और मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के पास में और नीतीश कुमार के पास में ये जो सिलसिला शुरू हो गया है गिरावट का, इस सिलसिले को रोकने का एक ही तरीका है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों के हाथ में पैसा पंप करें। नीतीश कुमार पहले से पैसा पंप कर रहे हैं लगातार, केंद्र सरकार भी जुट गई है, नरेंद्र मोदी भी उस काम में जुट गए हैं पैसा पंप करने के नाम पर। और अभी 10,000 रुपए कितनी महिलाओं को, 75% महिलाओं को दिए गए हैं, उसके बाद बाकी और 25% को दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ और भी दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव की आचार संहिता की घोषणा तक अभी लाभार्थियों के हाथ में पैसा पंप करने की मुहिम उनकी तरफ से और ज्यादा चलाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी बंद हो। वरना अभी तो लग रहा है कि अगर ये ऐसी तरह आगे बढ़ती रही बात, जैसा परिस्थिति चल रही है, तो भाजपा को और नीतीश कुमार को लेने के देने ना पड़ जाए। एक बड़ा मुद्दा ये हुआ कि मोदी जी ने ट्रंप साहब की तारीफ करी है इजराइल हमास के बीच में, जो वो शांति वार्ता कराना चाह रहे हैं, तो मोदी जी बड़े खुश हो गए कि ट्रंप साहब बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप इजराइल हमास के बीच में। ये मोदी जी जो चमचागी कर रहे हैं, ट्रंप पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे, इससे कोई काम बनेगा नहीं नहीं, बनेगा? नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि जब अदालत में बात गई कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, भारत के ऊपर ही नहीं सारी दुनिया में दूसरे देशों पे भी, ये टैरिफ कानूनी है या गैर कानूनी है, इनको अधिकार है भी टैरिफ लगाने का, ये अधिकारों से आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन खारिज नहीं किया, फैसला दे दिया कि टैरिफ गैर कानूनी, और कहा कि आप हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए। तो ट्रंप साहब की सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां जाकर उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी की हालत में, राष्ट्रीय आपात स्थिति की हालत में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो टैरिफ किस तरह लगाए। अब सवाल ये जो राष्ट्रीय आपात स्थिति कैसे बनी, वो कैसे मानी जाए कि भाई ये राष्ट्रीय आपात, उसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि भारत रूस से तेल ले रहा है, भारत के रूस से तेल लेने के कारण जो रूस और
यूक्रेन के बीच में युद्ध है, वो युद्ध बंद नहीं हो रहा है। इससे अमेरिका में राष्ट्रीय आपात स्थिति बन गई है, इसलिए ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार है। तो हाँ, आप सोचिए, जब कोर्ट में उन्होंने लिख के दे दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से पीछे नहीं हट सकता। या तो भारत सरकार साफ कह दे कि हम रूस से बिल्कुल तेल नहीं लेंगे, ये कह नहीं सकते, क्योंकि रूस से जब तेल लेते हैं तो ये फिर अंबानी को जाता है तेल, वो अंबानी अपनी रिफाइनरी में उसको परिशुद्ध करके उसका प्यूरिफिकेशन करके यूरोप को ही बेच देते ज्यादा बड़े दामों में। भारतवासियों को कोई फायदा नहीं होता उस तेल का। उधर ही भेज देते हैं। तो वो तो इसलिए ये सब हो नहीं सकता। इसमें बड़ी पूंजी भारत की कारपोरेट सरबराह जो है वो उसके वो है, तो ये सब मामला फंसा हुआ है। ना भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा, ना अंबानी का प्रॉफिट, अंबानी का और इंडियन ऑयल कारपोरेशन का मुनाफा कम होना होगा, न ही ट्रंप अपने एफिडेविट को वहां से वापस लेंगे, और न ही भारत के ऊपर से जो 25% अमेरिका ने दंड स्वरूप टैरिफ लगाया है वो कम होगा। तो वो तो अब होने वाला है नहीं, फिलहाल नहीं होने वाला है। दीर्घकालीन अवधि में हो जाए तो बात दूसरी है। अभी तो परिस्थिति गतिरोध बाकायदा कायम है, और मुझे लगता है बहुत दिनों तक कायम रहेगा, और उसकी कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी, और इसका राजनीतिक नुकसान नरेंद्र मोदी को होकर रहेगा। बिल्कुल लग भी ऐसा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट से मुझे अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।